Hello everyone and welcome to my channel BioPrism where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik, your mentor, your tutor or your guider. बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 है विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये क्या है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो टॉपिक को ही समझते हैं पहले. ब्रीदिंग का मतलब है जो आप सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं, इन एंड आउट ऑफ द एयर. एयर मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, गैसेस में किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो गैसेस की बात करेंगे हमेशा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे ये जो इनका प्रोसेस है जिसमें हम इनको अंदर ले रहे हैं और इनको बाहर निकाल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी इन्हीं गैसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमारे ब्लड में आ रहे हैं और हमारे बॉडी में ये फिर वापस आ रहे हैं, लंग से बॉडी में जाते हैं और फिर कैसे ये बाहर आते हैं, मतलब अंदर कैसे जाते हैं और बाहर कैसे जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस इस पे है. एंड दिस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. इसको हम टर्म देते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर. ठीक है, और बॉडी में भी कहाँ, बॉडी में भी टिश्यूज और ब्लड के बीच में. तो ये क्या है पूरा प्रोसेस, ये है आपका रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये तो था आपका रेस्पिरेशन. अब अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, तो बच्चों ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है. हमेशा ये कई बार पूछ लेते हैं कि दो तरीके के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिक होता है और एक क्या होता है कैटाबॉलिक. सो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जो है वो आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक है, सो यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या होता है, अच्छा ये कैटाबॉलिक क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते किस में है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो पहले डाइजेशन में पहले ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ लिया था. अब देखिए हर चैप्टर जो है ना आपके कोर्स में, हर जो भी चैप्टर है फिजियोलॉजी में, वो सारे लिंक्ड हैं एक दूसरे से. ठीक है, पहले आप खाना खाएंगे, वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे एनर्जी मिलेगी. तो हमने खाना खाने और डाइजेशन की बात हो गई है हमारी. अब हम बात करेंगे कि कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मिलेगा ताकि वो खाना एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. फिर हम बात करेंगे कि कैसे वो पचेगा, नर्वस सिस्टम वगैरह और सब. तो यहाँ पर क्या है, फिर वापस आइए, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, अब लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, ये तो है कैटाबॉलिक प्रोसेस. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हुए हैं, जो डाइजेशन में आपने जो मॉलिक्यूल्स को सिंप्लीफाई किया है, उनको ऑक्सीजन की मदद से क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उनका. ठीक है, उनको ऑक्सीजन की मदद से उनका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ताकि वो आपके लिए एनर्जी को प्रोवाइड करने, एनर्जी को बनाए. ठीक है, सो नाउ दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है. एक होता है हमारा हैबिटेट. ठीक है, हैबिटेट क्या चीज है, लिविंग प्लेस, अ प्लेस ऑफ लिविंग या फिर लिविंग प्लेस. और एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है उस पर डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक इन्वायरमेंट है या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है या फिर आपका कैसा एरियल इन्वायरमेंट है, कैसा है वो उस पर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दो तरीके से हम उसको देखते हैं. सिंपल एनिमल्स होते हैं और कैसे एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं. तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े हुए हैं. तो सिंपल एनिमल्स में अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनका रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है और कॉम्प्लेक्स में अलग तरीके से होता है. ठीक है, तो किसका कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होगा इन एनिमल्स में. ठीक है, सो हम अगर बात करें, हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स की. ठीक है, कुछ एनिमल्स की बात करते हैं. तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है आपके स्पंजेस
coelentrates and flatworms। अब ये जो एनिमल्स हैं, ये जो अब एनिमल्स हैं, ये आपके कैसे एनिमल्स हैं? ये एनिमल्स आपके सिंपल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सिंपल एनिमल्स में कैसे इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है? सो यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये एक प्रोसेस है जिससे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन इन द स्पंजेस। फॉर एग्जांपल स्पंजेस में क्या क्या होता है, जैसे यूस्पॉन्जिया हुआ, देन सीलेंट्रेट्स में तो आपके हाइड्रा वगैरह हुआ, फ्लैटवॉर्म्स में टीनिया वगैरह जो है, टीनिया सोलियम, ये सब फ्लैटवॉर्म्स में आते हैं। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इनके अंदर इनकी बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जो है बच्चों, अर्थवॉर्म रेस्पायर करता है थ्रू स्किन। अर्थवॉर्म रेस्पायर करता है थ्रू स्किन, और इसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, गिलगिली सी होती है। इसकी स्किन कैसे होगी? मॉइस्ट होगी। तो अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, ठीक है, ये मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स जो हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं? तो यहाँ पे इंसेक्ट्स के रेस्पिरेशन में एक तरीके के रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम हमने अलग से दिया है, वो है ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या पाए जाते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PMT एग्जाम्स और यू कैन से नीट एग्जाम, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है, पूछ लिया जाता है। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है नीट का लेवल, अभी बायोलॉजी बहुत एक्स्ट्रा एडवांस में आती है। सो ये इंसेक्ट्स में कैसे मिलती है? ट्रैकियल ट्यूब्स मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड्स और एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स आपको पता है ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एंड द आर्थ्रोपोड्स लार्जेस्ट फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा का। सो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन, यस, एंड वन मोर इज मोलस्क। मोलस्क के बारे में भी बात करनी है। सो ये तीनों हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। इनका जो रेस्पिरेशन है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्वेटिक एनिमल्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में जो रेस्पिरेशन होता है इट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन? बिकॉज इट अकर्स थ्रू गिल्स, ओके, बिकॉज इट अकर्स थ्रू गिल्स। आगे भी हम पढ़ेंगे, आप सोच रहे होंगे कि गिल्स तो कहीं और भी है, फिशेस में भी है, सो आगे भी हम पढ़ेंगे। So this kind of respiration is known as branchial respiration, which occurs in the aquatic animals, arthropods and mollusks. Now we will study about lungs. Okay? लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लंग्स का जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ये कहाँ होता है? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज सीन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखने को मिलता है। और आ गया फिर से कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन था एक, और एक था आपका गिल्स। तो गिल्स कहाँ में देखने को मिलता है? फिशेस में, ठीक है। फिशेस जो होंगे, जितने भी टाइप के फिशेस होंगे, देखिए बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो फिश की कैटेगरी में कुछ फॉल्स फिश भी आते हैं जहाँ पे ये नहीं होता है, तो उसके बारे में छोड़ दीजिए। मोस्टली जितने भी फिशेस होती हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के ही थ्रू, ठीक है। तो ये तो था आपका कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, या फिर बेस्ड ऑन द हैबिटेट। देखिए जी हैबिटेट पे भी बेस्ड है, तो उनमें कैसा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा
जाएं, अगर हम बात करें आपके नॉर्मल लाइफ में अगर आपने बात करते हैं, सो आगे बढ़ते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस और आपके रेप्टाइल्स, ठीक है, फिशेस तक हम आए थे। फिशेस के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन मैमल्स एंड बर्ड्स इन सभी में जो रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। देयर इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन क्या होते हैं बच्चे? जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, सो यहाँ उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। वहां पर एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल ये भी है। सो इसके केस में क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ऐसा नहीं है कि फ्रॉग के केस में सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, नो। एम्फीबियंस जो होते हैं वो लैंड और पानी यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है और एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, तो ये दोनों में रह सकते हैं, यानी कि इनके जो ऑर्गन्स होंगे वो दोनों के हिसाब से डेवलप्ड होंगे। तो एम्फीबियंस में लंग्स भी डेवलप्ड होते हैं और क्या डेवलप्ड होते हैं? इनके क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पायर किससे करते हैं? थ्रू द स्किन, ठीक है, थ्रू स्किन भी ये रेस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग या फिर क्रोकोडाइल, एलिगेटर की बात करूं मैं, तो ये सारे जो हैं इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। सो यहाँ पे ये था पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ये छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो हमारे टॉपिक में है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो देखो बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है आपके नॉस्ट्रिल्स से, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा। अब जो हमारा नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके ये नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, हवा सबसे पहले नॉस्ट्रिल से अंदर जाएगी, कहां पहुंचेगी? आपके नेसल पैसेज में या नेसल कैविटी बोलते हैं इसको, नेसल कैविटी में एयर पहुंचेगी, ठीक है। यानी कि ये नेसल कैविटी जो है बच्चों, ये आपके एयर कंडीशनर का हेल्प करता है। इट इज नोन एज एयर कंडीशनर ऑफ नोज। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो सरफेस होता है ये मॉइस्ट होता है और इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी गर्म हवा भी अगर हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो वो उसको आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको कर देता है, ठीक है। सो ये हवा जाती है कहाँ? एयर कहाँ जाएगी? नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज से ये जाती है फैरिंग्स में, ठीक है, फैरिंग्स में जाएगी। फैरिंग्स से ये जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। मैं आपको आगे बताऊंगी ये चीजें। फिर लैरिंग्स से ये कहाँ जाएगी? आपके ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई में, ठीक है। ब्रोंकियोल से कहां जाएगी? एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से ये कहां जाएगी? ब्लड में जाएगी और ब्लड से टिश्यूज में जाएगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी कि आपके नोज के जो ओपनिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, जो कि एंट्री यहां से होती है गैस की या एयर की। ये नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एयर कंडीशनर ऑफ योर नोज। देन फैरिंग्स में जाता है। फैरिंग्स क्या है? फैरिंग्स कॉमन पैसेज है किसका? ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये किसका कॉमन पैसेज है? ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों का कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं हम साउंड बॉक्स, ठीक है। इसको हम एक और नाम देते हैं साउंड बॉक्स। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर ही आपके जो क्या बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ट्रैकिया।
ओके, ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो यहाँ पे आ जाइए, अब हम यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। सो हमने नॉस्ट्रिल्स वगैरह का पार्ट काट दिया है, तो फेरिंग्स से एयर कहाँ जाती है आपके, आती है यहाँ लैरिंग्स में। ये पार्ट है आपका लैरिंग्स, ये आपका लैरिंजियल पार्ट है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। यहीं पर बच्चों साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये लैरिंग्स खुलता कहाँ है, ट्रैकिया में। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ तक का, ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया फिर बाइफकेट हो जाता है। नाउ दिस ट्रैकिया बाइफकेट इनटू टू ब्रोंकियाई। Now this trachea bifurcates into bronchi. अब ये जो bronchi है ये फर्दर डिवाइड होंगे, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होंगे किसमें, ब्रोंकियाई जो है वो ये प्राइमरी होगा, ठीक है। जो यहां से बाइफर्केट होगा, जो सबसे पहले बाइफर्केट होगा, दो में टूटेगा, दो में निकलेगा, वो प्राइमरी ब्रोंकियाई होगा। प्राइमरी जाएगा किसमें, प्राइमरी, और फिर डिवाइड होगा सेकेंडरी एंड टर्शरी में। ये लंग्स के अंदर जाने के बाद सेकेंडरी एंड टर्शरी में, देखिए ये जो है ये प्राइमरी था, अब ये वाला जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी, और इधर जो इधर जो ये डिवाइड हो गया, इसी से और निकल गए, वो है टर्शरी, ठीक है। ये सेकेंडरी और टर्शरी में जाएगा। अब सेकेंडरी और टर्शरी से ये ब्रोंकियाई है, यहां पर ब्रोंकियाई फिर खुलता है कहाँ, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी और टर्शरी जो है ये फिर से डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल्स में, और ये ब्रोंक्यूल्स फिर खुलेंगे कहाँ, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में खुलेंगे। एल्वियोलाई क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे एयर एट लास्ट, जहां पर लंग्स में एयर पहुंचती है, विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। एल्वियोलाई से कनेक्टेड, एल्वियोलाई से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है कुछ डक्ट। अब ये डक्ट क्या चीज है, डक्ट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बच्चों, इट इज अ वेरी माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके ब्लड को लेके आती है, ठीक है। इट इज नोन एज डक्ट। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन की बात हो रही थी, जहां पे हमने नॉस्ट्रल से कैसे एयर एंटर करती है और कहां पर पहुंचती है ये हमने देखा। सो नॉस्ट्रल से एयर पहुंचती है, ठीक है। नॉस्ट्रल से ट्रैकिया तक का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको छोड़ दीजिए। यहां पर होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहां पर आइए दोबारा से, आपके लैरिंग्स से हवा आई कहाँ, एयर आई ट्रैकिया में। ट्रैकिया बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही पतला होता है। इसको कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। यहां पर होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कैसी होती है, ये शी शेप होती है, देखिए ये सी के शेप में है, तो शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि ट्रैकिया को कवर करके रखती है, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना हो। इसलिए अब यहां से ट्रैकिया जो है वो बाइफर्केट हो गई। तो जहां तक लंग्स में जब तक नहीं घुस जाता, जब तक जो आपके ये रेस्पिरेटरी पार्ट है, ये सॉरी जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है, जब तक ये लंग्स के अंदर नहीं घुस जाता तब तक ये कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। फिर ये जहां पे टूटेगा तो यहां पे लंग्स कितने होंगे आपके पास, दो होंगे लंग्स, ठीक है। लंग्स दो होंगे, जो जिनके अंदर की बात करें तो लंग्स में क्या क्या होगा, आपका ब्रोंकियाई ही टूटेगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई में, और फिर वो टूटेगा ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में टूटेगा, एल्वियोलाई में, जो कि एक्चुअली में जहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। दो लंग्स के बीच में आपका प्रेजेंट होता है हार्ट, दो लंग्स के बीच में आपका प्रेजेंट होता है हार्ट, और इन दोनों को यहां से प्रोटेक्ट करता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डायाफ्राम,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम के शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि इसको नीचे के साइड से प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई भी इसका इंजरी ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो रिंग्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये आपके लंग्स है। लंग्स को हम बोलते हैं बायो में प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है, सो लंग्स की जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। एंड यहां पर लंग्स की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम प्लूरल लेयर, और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है इस एरिया में, इसको बोलते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये इसको शॉक को एब्जॉर्ब करता है, इसको चोट लगने से बचाता है। बचाने के लिए इसके पास बहुत सारे क्या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपके लंग्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर से रिंग्स देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके रिब्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपके रिब्स बनाए हैं। अब ये रिब्स जो हैं ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये इसको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये रिब्स इसको प्रोटेक्ट करके रखता है ऐसे। तो यहां से ये बाहर से यानी वेंट्रली पीछे, सबसे पहली बात डॉर्सली आपके लंग्स को देखिए। अब आपके लंग्स जो है वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो गए। डॉर्सली कहां से प्रोटेक्ट हुआ है? आपके जो लंग्स हैं वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो गए हैं। सो डॉर्सली कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये डॉर्सली हो गया। एंड लेटरली वेंट्रली कौन प्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रली रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका डॉर्सली, ये क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेंट्रली स्टर्नम है। यहाँ पे स्टर्नम, यहाँ पे जो हड्डी होती है आपके, आप जब टच करेंगे तो आपको फील होगी, यहाँ पे जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम कर रही है। देन लेटरली यानी कि साइड में, तो साइड में कौन प्रोटेक्ट करेगा आपके लंग्स को? रिब्स। एंड लेटरल नीचे से भी तो प्रोटेक्ट होगा ये, तो नीचे से जब प्रोटेक्ट होगा यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लोअर साइड। नीचे के साइड से जब ये प्रोटेक्ट होगा, लोअर साइड से क्या कौन प्रोटेक्ट करेगा इसको? डायाफ्राम। तो देखिए कितना ज्यादा प्रोटेक्शन है इसका। ठीक है, डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी से ये प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट वेंट्रली स्टर्नम से प्रोटेक्टेड है। लेटरली ये रिब से प्रोटेक्टेड है और डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है। और लोअर साइड जो है ये डायफ्राम है। ठीक है, लोअर साइड क्या है इसका? डायफ्राम है। सो ये होप आपको समझ में आया होगा। सारा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अब हम अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लिया हमने कि क्या क्या ऑर्गन्स में क्या क्या आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम बात करेंगे क्या कौन कौन से प्रोसेस हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका रेस्पिरेशन जो है बेटा, रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग या कह लीजिए ब्रीदिंग का प्रोसेस। ब्रीदिंग का प्रोसेस सबसे फर्स्ट है ब्रीदिंग, इसी को बोलते हैं हम वेंटिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सबसे पहले ब्रीदिंग होगी, फिर डिफ्यूजन होगा, देन आपका होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। इसके बाद होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फिर से यहाँ पे ये हो रहा था, लंग्स के अंदर की बात हो रही थी, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज। इन टिश्यूज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है,
यहाँ पे क्या किसके बारे में बात कर रहे थे हम, टिश्यूज के बारे में, कि मतलब अब गैस जो आ गई है वो टिश्यूज में कैसे जाएगी। और लास्टली जो यूटिलाइजेशन है हमारा ऑक्सीजन गैस का, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसके बारे में। तो ये 5 पूरा प्रोसेस है, जो कि ये 5 छोटे छोटे प्रोसेस मिलके बनाते हैं आपके किसको, रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसमें से एक आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रीदिंग का। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या क्या है, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द लंग्स है, ठीक है, और यहाँ पे टिश्यूज के बारे में, और ये है यूटिलाइजेशन ऑफ गैस, कैसे जो आपके ऑक्सीजन गैस है ये कैसे सेल्स में जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपके ब्रीदिंग ऑफ गैस में, ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग क्या है बेटा, ठीक, चलिए सबसे पहली बात, ब्रीदिंग क्या चीज है, हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना, यही ब्रीदिंग है। इसके 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, इसके 2 स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि इंस्पायर करना, यानी कि हवा को अंदर ले जाना, और एक्सपीरेशन यानी कि हवा को बाहर निकालना। बाहर निकालने को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में कैसे होता है, ये कैसे गैस जो है वो ऐसे ही तो चली नहीं जाएगी, कैसे गैस हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और कैसे वो बाहर आती है। तो ब्रीदिंग में बेटा सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारी जो बॉडी है ना वो बनाती है प्रेशर ग्रेडियंट। वो क्या बनाती है, प्रेशर ग्रेडियंट बनाती है। प्रेशर ग्रेडियंट एक ग्रेडियंट बन जाता है प्रेशर का, जिसकी वजह से गैस जो है वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर चली जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, यानी कि कैसे इंस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में, तो देखिए सबसे पहले जो है 2 टर्म्स को याद रखिएगा, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। इंटर यानी कि बिटवीन 2 और इंट्रा यानी इनसाइड 1, एक के ही बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी, पल्मोनरी लंग्स, इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर की बात है, एक ही की बात हो रही है। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है इंस्पिरेशन के केस में, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो आपका है वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये क्या होता है, ये कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो वातावरण का प्रेशर है वो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम याद करते हैं डिफ्यूजन के बारे में, हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा होने वाला काम क्या है, डिफ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये प्रेशर का ग्रेडियंट बन गया, एक कम है एक ज्यादा है, इसका मतलब ग्रेडियंट बन गया, तो क्या होगा, अब ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, बाहर से गैसेस अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाहर से जो भी हमें गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये क्या किस चीज का, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और इसका ज्यादा हो, तो ये ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी के यानी कि लंग्स के अंदर आ जाएगी। अब इसी का उल्टा होता है एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर कम था, वहां पर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो डिफ्यूजन में ज्यादा से कम की तरफ जाता है, यानी कि बाहर जो CO2 है, अब CO2 बॉडी के बाहर फेंक दी जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इंस्पिरेशन का, ये होता है कैसे। तो पहली बात तो यहाँ पर जो इंस्पिरेशन, ये जो मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे है, यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपका डायफ्राम, ठीक है, और कुछ मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल,
इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, ये मसल्स हमारे रिब्स के आसपास पाई जाती है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को बनाएंगे। और एक बार प्रेशर ग्रेडियंट बन गया तो यहां से क्या होगा, इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर बात करते हैं इंस्पिरेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहली चीज इंस्पिरेशन में क्या होगा, देखिए इंस्पिरेशन में सबसे पहले तो डायाफ्राम जो है ना आपके, देखिए जब आप इंस्पायर करते हैं तो आपके ऐसे इंस्पायर करेंगे तो आपकी जो कैविटी है, वो लंग्स की जो कैविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लंग्स की कैविटी कैसे बढ़ेगी, हमें क्या करना है, लंग्स की कैविटी बढ़ानी ताकि गैस अंदर भर जाए। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो आपका डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, डोम शेप्ड था, डायाफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये डायाफ्राम ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चों, ठीक है, सबसे पहले डायाफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो थोरैसिक कैविटी है ये बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है, एक्सटर्नली जो मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो रिब्स हैं, जैसे ये आपके रिब्स हैं, तो बाहर की साइड जो मसल्स होंगी वो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पे रिब्स पे प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और क्या होगा, जिसकी वजह से ये रिब्स पे पाए जाते हैं। तो यहाँ साइड में आपके रिब्स हैं, अब ये रिब्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे। इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ से तो एक्सपैंडेशन हो गया था, अब साइड लेटरली नीचे से एक्सपैंड हो गया, अब लेटरली भी एक्सपैंड होना है लंग्स एरिया को, तो इस एरिया फिर से एक्सपैंड होगा, रिब्स वाला एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये जो रिब्स वाला एक्सपैंड हो गया है, देखिए थोरैसिक कैविटी पहले ही एंटीरियो पोस्टीरियरली बढ़ गई थी इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एंटीरियर और पोस्टीरियरली जो आपकी थोरैसिक कैविटी थी, थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स है, वो ऑलरेडी जो है वो एक्सपैंड कर गई थी। वो एक्सपैंड होने की वजह से अब यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स भी बढ़ गई है। अब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, यानी कि यहाँ पे डोर्सली और वेंट्रली भी काम हो गया है, डोर्सली और वेंट्रली भी काम हो गया, दोनों काम हो गए, यानी कि यहाँ चारों तरफ से जितने भी चीजों ने चारों तरफ से रिब्स को लंग्स को घेर के रखा था वो अब कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपैंड कर दिया। तो यानी इन शॉर्ट क्या बढ़ गया है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर गई है। अब जैसे ही थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करती है तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, पल्मोनरी यानी कि लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर लंग्स के अंदर का डिक्रीज करेगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर के प्रेशर आपको पता ही है बढ़ा हुआ है, तो बाहर से अंदर गैस आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सपीरेशन की। एक्सपीरेशन में क्या करते हैं, अब ये डायफ्राम जो था ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में था, अब क्या करना है, अब एयर को बाहर निकालना है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज में था, अब ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पर रिब्स जो थे वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के, इन्होंने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इसलिए ये एक्सपैंड हुए थे। तो अब क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर डोर्सली और वेंट्रली भी ये कैसे, डायफ्राम की वजह से ये एंटीरियर पोस्टीरियरली हो गया, डायफ्राम और स्टर्नम की वजह से, डोर्सली और वेंट्रली इंटरनल कॉस्टल मसल्स की वजह से हो गया, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। सो यहाँ पे ये फिर क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम है वो फिर से कम हो गया। वॉल्यूम कम होते ही, जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, यानी कि प्रेशर जो है उसमें वॉल्यूम कम होगा, देखिए प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर जैसे ही ज्यादा हुआ CO2 जो है आपका वो थोरैसिक कैविटी या फिर लंग्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने देखा इंस्पिरेशन के बारे में और एक्सपीरेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं
ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, सो ह्यूमंस के केस में बच्चों, ह्यूमंस के केस में 1 मिनट में कोई भी ह्यूमन होगा वो 12 से 16 बार इन अ मिनट, 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स रेस्पायर करता है। रेस्पायर यानी कि इंस्पायर और एक्सपायर, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों कितने बार करता है? 12 to 16 टाइम करता है इन 1 मिनट। ओके, ठीक है। सो ये आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग के बारे में हमने पढ़ा है, कैसे ह्यूमंस में ब्रीदिंग हो रही है। हमने आज पढ़ा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में भी, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।